इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, इंट्रोड्यूस कीजिए खुद को। मैंने 2003 में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री की है केमिस्ट्री ऑनर्स से। तत्पश्चात मैंने 2005 में एमएससी की डिग्री तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की और 2007 से मैं शिक्षण कार्य से जुड़ी हुई हूँ। वर्तमान में +2 की टीचर हूँ। कहाँ पे? भागलपुर, मिर्जान हाट हाई स्कूल भागलपुर। +2 टीचर हैं आप। क्या साइंस आपका सब्जेक्ट होगा? जी सर, केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री ही पढ़ाती हैं आप? जी मैं, जी सर। तो मुझे बताइए, फॉसिल फ्यूल्स जो हम लोग यूज करते हैं कैसे फॉर्म होता है? सर फॉसिल फ्यूल्स सर सॉलिड स्टेट में होता है। सॉलिड स्टेट में? जी सर। सारे। तो पेट्रोल कहाँ से आता है? सर पेट्रोलियम लिक्विड स्टेट में है सर। पेट्रोलियम लिक्विड स्टेट में है। गैस भी तो आता है? जी सर। और पेट्रोलियम को जब हम प्यूरिफाई करते हैं सर तो उसमें फिर वो डिफरेंट स्टेज को वो प्राप्त करते हैं सर। आपने कहा कि सारे फॉसिल फ्यूल सॉलिड स्टेट में आते हैं, फिर लिक्विड और गैस? सॉरी सर, यानी लिक्विड और गैस भी हो सकते हैं ना फॉसिल फ्यूल? जी मेरा क्वेश्चन था फॉसिल फ्यूल्स बनते कैसे? जी सर, फॉसिल फ्यूल सर बहुत बरसों तक अगर कोई जीवाश्म जो मेरे दब जाते हैं चाहे पेड़ पौधे पत्थर के नीचे, तो उससे सर हजारों वर्ष के बाद सर वो फॉसिल फ्यूल्स के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो जनरली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हीं के डिकम्पोजिशन से फॉसिल फ्यूल बनता है या कोई और भी एलिमेंट इन्वॉल्व रहते हैं? सर जनरली सर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कौन से कंपोनेंट्स फॉसिल फ्यूल बनाएंगे? सर मेनली कार्बन। मेनली कार्बोनेशियस कंपोनेंट्स। कुछ एग्जांपल बताएंगे आप? जैसे सर पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं सर, या जैसे हम लोग कोल यूज करते हैं तो सारे कार्बन के कंपाउंड्स हैं। हाँ, तो कुछ बॉडी पार्ट्स, कुछ बॉडी मॉलिक्यूल्स बताएंगे जिनका फॉसिलाइजेशन होगा फॉसिल फ्यूल्स में? किस तरह के मॉलिक्यूल्स का फॉसिलाइजेशन होगा फॉसिल फ्यूल में? सर कार्बन हाइड्रोजन के कंपोनेंट के बनेंगे सर। अच्छा। और फिर जो हमारे बोन्स होते हैं उनका क्या बनेगा? सर बोन्स हमारे फॉस्फेट बोन्स में सर फॉस्फेट और कैल्शियम पाए जाते हैं सर। हाँ। तो ये सर ये डिकम्पोज करके सर मिनरल्स बन सकते हैं सर, खाद बन सकते हैं सर। ठीक है। वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए कुछ टेक्निक्स मुझे बताइए जो हम लोग यूज करते हैं। सर वाटर को अगर वो सॉफ्ट वाटर है सर तो वो बॉईल करने से या फिर उसमें अगर अगर वो सॉफ्ट वाटर है तो वो बॉईल करने से ही प्यूरिफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर वो हार्ड वाटर है तो उसमें सर सोडियम कार्बोनेट और इसके अलावा सर कैलोजन और जियोलाइट का यूज कर सकते हैं सर। अच्छा, ये सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर क्या है? जैसे सॉफ्ट वाटर से जिसमें सर कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट रहते हैं वो सर सॉफ्ट वाटर कहलाते हैं, और जिसमें सर सल्फेट प्रेजेंट रहते हैं वो हार्ड वाटर कहलाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो फिर जो हम लोग घरों में आरओ यूज करते हैं वो किस तरह की इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए यूज करते हैं? सर आरओ में सर हम लोग सॉफ्ट वाटर के ही सर जो भी उसमें सर एलिमेंट्स जो कि ह्यूमन के लिए खतरनाक है सर उसको हम लोग प्यूरिफाई करते हैं। किस तरह के एलिमेंट, कौन कौन से? सर जैसे लेड होता है सर, लेड बहुत हानिकारक है सर। लेड को फिर आयरन अगर पानी में है तो उसको सर दूर करने के लिए। कैसे काम करता है आरओ सिस्टम? सर वो रिवर्स ऑस्मोसिस पे होता है। क्या है रिवर्स ऑस्मोसिस? रिवर्स ऑस्मोसिस होता है सर कि वो वाटर को इंटेक करता है सर, लेता है, फिर उसके बाद प्यूरिफाई करके फिर वाटर को जो वेस्ट वाटर होता है उसको रिमूव करता है सर। फिर इसे रिवर्स ऑस्मोसिस क्यों कहते हैं? जैसे ऑस्मोसिस होता है सर कि ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है सर उसमें सिर्फ वो सर वाटर में अगर उसको हम देंगे कि जैसे एक किशमिश को अगर लेंगे और उसमें अगर हम उसको पानी में छोड़ देंगे सर तो वो फूल जाएगा, तो वहाँ सर वो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया वहाँ से वो सर वो बाहर वाटर को नहीं निकालता है। लेकिन जब ये प्यूरिफायर है सर, प्यूरिफायर में वाटर बाहर आता है सर। हाँ, वही मैं जानना चाह रहा हूँ, प्यूरिफिकेशन के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस क्यों हम लोगों को अप्लाई करना होता है?
ओनली ऑस्मोसिस क्यों नहीं, व्हाई रिवर्स ऑस्मोसिस? क्योंकि सर इसमें जो वेस्ट एलिमेंट्स हैं सर, जो कि हमारे लिए हानिकारक है, उसको सर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और एब्जॉर्बेशन के बाद जो प्योर वाटर होता है वो सर स्टोर हो जाता है, और वेस्ट मटेरियल से वो बाहर आ जाता है। मुझे एक बार फिर से बताइए, ऑस्मोसिस का डेफिनेशन क्या है? ऑस्मोसिस का डेफिनेशन है सर कि उसको जैसे कि किसी लिक्विड को अगर वो ले रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो वो सर ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है सर। बस इतना ही कि और कुछ? सर इसमें ऑस्मोसिस में सर एक्सोऑस्मोसिस और इंडोऑस्मोसिस दोनों होता है सर। ठीक है, और अगर हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करें तो आप बोलेंगे कि वहां से वाटर बाहर आएगा, इसलिए उसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। सॉरी सर, मेरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। यही है ना? चलिए ठीक है। कोई वाटर कितना पोल्यूटेड है ना, इसको मेजर करने के क्या टेक्निक्स है, क्या स्टैंडर्ड्स हैं? सर पीएच के थ्रू हम लोग जानते हैं सर। कैसे? सर पीएच है कि अगर किसी पीएच को कहा जाता है सर कि हाइड्रोजन का जो नेगेटिव लॉगरिथम होगा सर, उसको पीएच कहा जाता है। तो एक आइडियल माना गया है कि अगर पीएच 7 है तो वो सर न्यूट्रल है और वो इंटेक्ट के लिए सही है। ओके। ऑक्सीजन के कंटेंट के बेस पे हम लोग वाटर की प्योरिटी को कैसे डिराइव करते हैं? सर ऑक्सीजन के कंटेंट पे सर जनरली हम लोग सर समुद्री जल को या फिर सर सी वाटर को सर रिवर के जल को देखते हैं सर। अगर जिसमें बीओडी की मात्रा और सीओडी की मात्रा अगर ज्यादा होगी तो वो वाटर से जितना अधिक मात्रा होगी सर, वो उतना अधिक पॉल्यूटेड होगा सर। बीओडी क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है? सर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से तात्पर्य है कि वो ऑर्गेनिक जो वाटर में, नदी के वाटर में या समुद्र के वाटर में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को डिजॉल्व करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की मात्रा होगी वो सर उसको बीओडी कहा जाता है। तो जितनी अधिक मात्रा होगी सर, वो पॉल्यूटेंट को उतना अधिक दिखाता है, इंडिकेट करता है उसको। कितनी मात्रा अगर बीओडी की होनी चाहिए तो हम कहेंगे कि ये वाटर पोल्यूटेड है, या उसके नीचे है तो वाटर प्योर है? सॉरी सर, लिमिट अभी मुझे याद नहीं है सर। ठीक है, फिर सीओडी क्या है? सीओडी है सर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सर। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंस के लिए है सर, डिजॉल्व करने के लिए, दोनों सब्सटेंसेस को डिजॉल्व करने के लिए जितनी अधिक मात्रा होगी सर, उसको वाटर पोल्यूटेड उतना अधिक होगा सर। ओके माता जी, केमिस्ट्री तो आप पढ़ा रही हैं वहाँ पे, हॉबी क्या रखी है आप अपना? सर मेरी टीचिंग हॉबी है सर। टीचिंग हॉबी और प्रोफेशन दोनों है? सर अगर मैं एक ड्यूरेशन में, मैं जब स्कूल के टाइम में अगर मैं पढ़ाती हूँ सर, वो मेरा टीचिंग है सर। और जब मैं उसको एक्स्ट्रा टाइम में जब बच्चों को मैं समय देती हूँ तो मेरा हॉबी है सर। अच्छा, पढ़ाना हॉबी है, तो मतलब पढ़ाई से आप काफ़ी जुड़ी हुई हैं और ऐसा लगता भी है, तभी आप अभी तक जो है सो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी हुई है। थैंक यू सर। ठीक, तो केमिस्ट्री ही पढ़ाती हैं आप? जी सर। तो फिर केमिस्ट्री जब आप पढ़ाती हैं, केमिस्ट्री में इतना अच्छा नॉलेज भी है आपका, तो फिर केमिस्ट्री ही क्यों नहीं ऑप्शनल रखी आप? आपने तो अपना ऑप्शनल चेंज करके एलएसडब्ल्यू रख दिया। जी सर। सर केमिस्ट्री को मैंने सर एमएससी तक पढ़ा सर, और मैं केमिस्ट्री ही पढ़ा रही हूँ। तो सर मुझे नए सब्जेक्ट को जानने की इच्छा हुई सर, तो मैंने सर मैंने समाज कल्याण को देखा सर, पढ़ा सर। और चूंकि प्रशासनिक सेवा में आने के बाद सर इसी जुड़े हुए कार्यों को करना होता है सर, इसलिए मैंने सर तो आपका इंटरेस्ट आया कि दूसरा सब्जेक्ट ये तो बहुत दिनों से मैं ले हूँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आप कुछ सोचती थी, चूँकि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है इसमें और मैं जॉब के लिए सब्जेक्ट चुन रही हूँ, तो थोड़ा सा जो ऐसे में लेना चाहिए जिसमें मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो, जिसमें मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा हो। सर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से सर कॉन्फिडेंस आ जाता है सर। तो सर मैंने अच्छा, तो आप ये बताइए कि एलएसडब्ल्यू और केमिस्ट्री, तो एलएसडब्ल्यू का तो आप बता रहे हैं सही में बहुत ज़्यादा यूज है, केमिस्ट्री का कोई यूज है या नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में? सर केमिस्ट्री का तो डायरेक्ट कोई इसका सर लिंक नहीं है प्रशासन से सर, लेकिन इसको सर केमिस्ट्री बहुत कुछ सिखाता है सर, फाउंडेशन सिखाता है सर। और केमिस्ट्री, क्योंकि सर मैं टीचर भी हूँ और केमिस्ट्री भी मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं इसको बेहतर उपयोग कर सकती हूँ सर। जैसे जो एग्जांपल बताइए कहाँ यूज कीजिएगा आप इसका? जैसे सर मैं टीचर हूँ और मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है सर, तो मैं फाउंडेशन बनाना जानती हूँ सर। जब मैं अगर किसी ऑफिसर के रूप में अगर जाऊँगी सर, या सिलेक्शन मेरा हो जाता है सर, तो मैं एक
अच्छे से सर अपने सहकर्मी को सर मैं कन्विंस कर सकती हूँ सर, टीचर प्रोफेशन होने के नाते सर। अच्छा अच्छा। महिला सशक्तिकरण ये शब्द बहुत हम लोग सुनते हैं, तो अब बताइए क्या है ये? सर महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य है महिलाओं का मानसिक, सामाजिक और आर्थिक सर्वांगीण विकास से है सर। तो संविधान में कोई ऐसा प्रोविजन है जो इस तरफ जो है सो हमें इंडिकेट करता है, तो महिलाओं से संबंधित क्या क्या संविधान में प्रोविजन किए गए हैं, कुछ बताइए मुझे। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 23, आर्टिकल 39D। अच्छा 23 में क्या है आर्टिकल? आर्टिकल 23 में है सर शोषण पे रोक। बताइए क्या क्या करता है आर्टिकल? आर्टिकल 23 कहता है सर कि आप मतलब किसी के द्वारा शोषण नहीं किया जा सकता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अच्छा, और आप क्या बताइए? 39D बोली सर। 39D क्या करता है? सर समान कार्य के लिए समान वेतन। अच्छा, और 14 पे जो आर्टिकल है वो टोटल क्या कहता है 14 आर्टिकल? सर आर्टिकल 14 कहता है सर कि विधि के समक्ष, कानून के समक्ष सबों को बराबर का न्याय है। तो उसमें दो तरह से है ना, एक इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आप पढ़िए दोनों, दो तरह का। जी सर। क्या होता है दोनों? सर कानून के समक्ष सारे लोग समान है सर, और दूसरा कानून सबों को समानता का अधिकार दिया गया है। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों तो एक ही बात है। सॉरी सर, कुछ अंतर कर पाते हैं दोनों में? सॉरी सर, मैं क्लियर नहीं आ पाता। अच्छा, आप न्यूज़ पढ़ती हैं? कौन सा पेपर पढ़ती हैं आप? हिंदुस्तान टाइम्स या हिंदुस्तान सर। अच्छा, तो आप बताइए कुछ क्या कौन सा न्यूज़ है, कौन सा खबर है जिसको आप इस समय थोड़ा ज़्यादा तरजीह दे रही हैं? रिसेंट कुछ दिनों से सर या आज का सर? नहीं, रिसेंट कुछ दिनों से। जी सर, रिसेंट कुछ दिनों से सर अभी मैं राज्यसभा में जो सीट खाली हो रहे हैं सर वो मैं देख रही हूँ सर। विधानसभा में कुछ सीटें खाली हो रही, विधान परिषद में राज्यसभा में जो सीट खाली हुई है वो क्यों खाली है? बिहार से जो सीट खाली है। जी सर, बिहार से सर 5 सीटें खाली हो रही है सर, और एक पहले जो खाली हुई थी उसका चुनाव 30 मई को है। और खाली सर चूंकि राज्यसभा सर उच्च सदन है, तो सर प्रत्येक 2 वर्ष पे सर 1/3 सदस्यों की संख्या। अभी जो सीट खाली हुई है और जो राज्यसभा के जिसका 30 तारीख को जैसे आप बता रहे हैं वो क्यों खाली हुआ है, किस वजह से खाली है? जो सर भूतपूर्व माननीय महेंद्र सिंह थे, उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए सर राज्यसभा की सीट खाली है। अच्छा ठीक। अच्छा, आप लास्ट क्वेश्चन मेरा, आप बिहार से 5 महिलाओं को नाम बताइए जिनका कंट्रीब्यूशन बिहार में काफ़ी ज़्यादा रहा है और वो डिफरेंट फील्ड से, मतलब एक ही फील्ड से नहीं है, अलग अलग फील्ड से। सर श्रीमती दुलारी देवी जिनका मधुबनी कला में है सर। ठीक है। डॉक्टर श्रीमती शांति राय डॉक्टर थी सर। डॉक्टर श्रीमती शांति जैन जो जिनका संबंध समाज सेवा से है सर। और एक सर आचार्य चंदना जी जिनका की राजगीर विरायतन संस्था है सर। वो तो सोशल वर्क से। जी सर। और एक सर पॉलिटिकल स्टेटमेंट किसी का नाम? आप अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों की बातचीत हो रही थी कोल को लेकर के, है ना, हाइड्रोफ्यूल को लेकर के। तो अब वो पेड़ पौधे आपने बताया कि जमीन के नीचे दब जाते हैं, हाई टेम्परेचर से कोल बन जाता है। डायमंड कैसे? सर डायमंड सर कार्बन का एलोट्रॉप्स है सर, और कार्बन भी सर एक फॉसिल फ्यूल है सर। तो उसको बनने के लिए किस तरह के वातावरण की आवश्यकता है? डायमंड को बनने के लिए सर प्रोसेस सर फॉसिल्स ही है सर। तो कुछ तो चेंज होता होगा, तभी तो कोई चीज जो है वही पेड़ पौधा कहीं डायमंड बन जाता है और कहीं कोयला बन जाता है। सॉरी सर, नहीं सर, इस बारे में नहीं बता पाएंगे। ये बताइए व्हाइट गोल्ड किसको कहा जाता है? प्लैटिनम को सर। और आजकल के रसायन के क्षेत्र में अगर आप व्हाइट गोल्ड की बात करें किसी और को कहा जाता है। प्लैटिनम तो ठीक है वो सर
मैं स्पष्ट नहीं कर पा रही हूँ सर। अच्छा, लिथियम के बारे में सुना है? जी सर। हाँ? जी सर। लिथियम किसके बाद आता है टेबल में? सर हीलियम के बाद। लिथियम की क्या खासियत है? सर लिथियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है सर, और सबसे हल्का धातु है सर। हाँ, तो उसका आजकल के जनजीवन में कहाँ पर क्या उपयोगिता है? इलेक्ट्रिक बैटरी बनाने में सर। बताइए। इलेक्ट्रिक बैटरी को बनाने में सर उसका यूज किया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये लिथियम? लिथियम सर खान माइंस में पाया जाता है। माइंस में कहाँ? विश्व के किस कोने में मैं लिथियम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि हम फिर कोल की तरफ लौटते हैं। कोल में भी जो आपने बात की कि पेड़ पौधे दब जाते हैं तो कोयला बनता है, तो कहीं पर लिग्नाइट बन रहा है, कहीं एंथ्रासाइट बन रहा है। उसके बनने के लिए क्या आवश्यक तत्व है? कोई भी कोयला एंथ्रासाइट क्यों होता है, कोई भी लिग्नाइट क्यों होता है? सर जिसमें सर वो कार्बन की मात्रा पे डिपेंड करता है सर। बताएं। सर जिस कोल में सर कार्बन की मात्रा अधिक होगी सर वो एंथ्रासाइट्स बनाएगा सर, जिसमें कार्बन की मात्रा कम होगी वो लिग्नाइट बनाएगा सर। अच्छा, अब ये बताइए कि डीएनए मॉलिक्यूल के बारे में आपने सुना है, उसकी केमिस्ट्री के बारे में बताइए। सर डीएनए सर इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है सर, और ये सर जेनेटिक मटेरियल का एक इम्पोर्टेंट तो उसकी केमिस्ट्री बताइए। जी सर एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। हाँ सर, ये सर ये चार इसमें चार बेस पाए जाते हैं सर, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। और ये सर इसमें राइबोस शुगर पाया जाता है सर, और ये राइबोस शुगर पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। सॉरी सर। और कैसे बॉन्डिंग कैसे है उसकी? सर बॉन्डिंग सर इसमें सर नाइट्रोजन बेस प्लस राइबोस शुगर प्लस सर फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट। जी सर। और जो नाइट्रोजनस बेस है उसमें किसके साथ बॉन्डिंग होती है, कौन सा बॉन्ड बनता है? सर एडेनिन गुआनिन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है सर, थायमिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है सर इसमें। आपने थोड़ा सा गलत बोल दिया, ATCG है ना, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन। सॉरी सर। देख लीजिएगा। आप ये बताइए कि महिलाओं के उत्थान के लिए भारत सरकार कौन से प्रोग्राम चला रही है? भारत सरकार सर कन्या समृद्धि योजना सर, और बिहार सरकार में सर कन्या उत्थान योजना। भारत सरकार के बारे में जी सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, कन्या समृद्धि योजना, उसके बाद सर सबला योजना, और इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना। अच्छा, ये बताइए सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? जी सर, स्वयं सहायता समूह सर बिहार में चल रही है सर, और इसके थ्रू महिलाएं स्वावलंबन हो रही है सर। अभी 49 अस्पतालों में महिलाएं दीदी की रसोई चला रही हैं अस्पतालों में, और ये इसका ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं का ही होता है कि पुरुषों का भी होता है? सर स्वयं सहायता समूह सर में जहाँ तक जानकारी सर महिलाओं की होती है सर। अच्छा, पुरुष आपस में सहायता नहीं करते हैं? सर ये महिलाओं की ही ग्रुप है सर। मैं चलिए, बहुत धन्यवाद। आपका इंटरव्यू यही खत्म करते हैं।